वक्त पड़ लगा के उड़ता गया और बिला आखिर वो रात भी आ ही गई जिसकी सुबह उनकी शादी थी। सारे हंगामों से बेनियाज वाइल अपने बिस्तर पर दराज हाथों को सर के नीचे तकिया बना के रखे खामोशी से छत को देखे जा रहा था। मैं वाकई शादी कर रहा हूँ। मिस्टर को खुद भी यकीन नहीं था। मतलब मैं करूंगा क्या शादी करके? वो उलझा उलझा सा सोच रहा था। वो अपनी तर्ज का वाहिद नमूना ही था जो ये सोच रहा था कि वो शादी करेगा क्यों। मतलब हद है भाई। फिर उसको खुद ही अपनी सोच पर हंसी आ गई। अगर दादो ने सुन लिया तो बेचारे ने सदमे से फौत हो जाना है। और ये बात सोच के उसे और हंसी आ गई। मैं वाकई दादो को ऊपर पहुंचाने के पीछे पड़ गया हूँ। हद है यार वाइल। वो बड़े मजे से खुद ही खुद से बातें किए जा रहा था। नहीं मगर सीरियसली मैं क्यों कर रहा हूँ शादी? आई एम नॉट द मैरिंग काइंड। फिर हमेशा लड़कियों से दूर भागा हूँ, घर की खवातीन के सिवा कभी किसी से बात नहीं की बिला जरूरत, और अब शादी? मैं जीऊंगा कैसे, वो भी खासकर किसी बीवी नामी मखलूक के साथ? उसे अब मामले की संगीनी का शिद्दत से एहसास हो रहा था। वो बेसाख्ता उठ के बैठ गया और उफ के अंदाज से माथे को छुआ। अबे यार वाइल, ये क्या किया तूने? इस जरा सी लड़की की टसल में तूने अपने लिए एक अदद बीवी का रास्ता हमवार कर दिया। यानी कि बीवी। वो बीवी पर जोर देते हुए बोलता वाकई सदमे से दो चार लग रहा था। और बीवी भी वो जो पहली मुलाकात में मुझे शाउनिज्म का ताना मार चुकी है। उफ, अब मेरा क्या होगा? उसने मस्कीनियत से सोचा। इतना तो दुल्हन अपनी शादी पर ना परेशान होती जितना हमारा दुल्हा हो रहा था। अच्छा चलो खैर है, चिल करो, कुछ ना कुछ हो ही जाएगा यार। अब तो होकर ही रहना है, ऐसे तो फिर ऐसे ही सही। अब वो कमरे में इधर से उधर टहलता आइंदा के लिए अपना लाहे अमल तय करने में मसरूफ था। आयशा के बारे में उसके ख्यालात बिल्कुल भी नेक नहीं थे। एक तो चुनकर खुदा ने वो पीस मेरे लिए रखा था। कैसे आकर मुझ पर हुक्म चला रही थी कि शादी से मना कर दो। खुद से हो नहीं पाया तो बंदूक मेरे कंधे पर रख के चलाना चाह रही थी मोहतरमा। फिर मेल शाउनिज्म का ताना भी मेरे लिए। वाह भाई वाह, अच्छा खासा मुझे मरमेड की तलाश थी, मगर मेरा सारा प्लान गारत करके रख दिया। नहीं वाइल, तुम्हें इस लड़की को उसकी औकात में रखना होगा। बिला जरूरत गुफ्तगू करने की तो बिल्कुल जरूरत नहीं है। कभी बॉस बनने की कोशिश भी करेगी ना तो इग्नोर करके वहां से निकल जाना। मुंह लगने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हाँ ये ठीक है, इन खवातीन की ऊंची अना पर इग्नोरेंस मिसाइल बनकर लगती है, जलाकर भस्म कर देने वाली। हाँ ऐसे बिल्कुल ठीक रहेगा। वो यहाँ से वहां टहलता अजीब अजीब शक्लें बनाते हुए पूरी संजीदगी से मुस्तकबिल का प्लान सोच रहा था। उसे उसके हाल पर छोड़कर अगर आयशा की यूटोपिया में झांको तो वो भी घर में मचे शोर शराबे से कतरा कर कमरा लॉक किए बैठी थी। मम्मा और भाभी ने एक दो दफा आकर बुलाया भी, मगर वो थकन और नींद का बहाना करके इनकार कर गई और अब खामोशी से टेरेस में बैठी तारीक आसमान को तक रहे थे। यकीन नहीं आ रहा कल मेरी शादी है, उसने आसमान को देखते हुए सोचा। वो वाकई वाइल ही की दुल्हन थी। मैं शादी करके रहूंगी कैसे? नन्हे तारों ने मुस्कुराकर दुल्हा दुल्हन के जुमलों के इस ताल्लुक पे एक दूसरे की तरफ मायने खेजी से देखा। वो देख रहे थे कि उसका होने वाला शोहर भी बेचारे इस वक्त अपने कमरे में ऐसे ही उधेड़ में मुब्तला है। वो अकेली नहीं है, लेकिन वो इसे नहीं बता सकते थे, लिहाजा सर झटक कर यूं ही टिमटमाते हुए इसे सुनेंगे। और शोहर भी कौन? वो मेल शाउनिस्ट, औरत को कुछ न समझने वाला। वाह, वो किस्मत इस सितम जरीफी पर बेसाख्ता मुस्कुरा दी। यादों के दरीचे में लहरों की उठक पटाख हुई थी, तभी मिटते बनते नुक्तों की सूरत में एक मंजर जहन के पर्दे पर उभरने लगा। वो लोग प्रिंट प्रोजेक्ट के इंटीरियर डिस्प्ले में मसरूफ थे। इन दिनों 4 से 5 स्टूडेंट्स पर मुश्तमिल ग्रुप्स बनते थे। हर ग्रुप एक थीम और इंटीरियर सोचता, फिर प्रिंटिंग की मुख्तलिफ तकनीक से इस्तेमाल करते हुए इन्हें अप्लाई करता था। जैसे आयशा लोगों के ग्रुप की थीम थी समंदर और इंटीरियर एक जेर सौंदर्य कैफे का था। यानी इन लोगों ने एक थीम्ड कैफे बनाना था। फर्नीचर, सजावट सब कुछ अपने बिल पर। इन लोगों को यूनियन हॉल्स दिए जाते थे। छोटी छोटी सी जगह हर ग्रोह के हिस्से में आती और उन्हें इस ही में सारा काम करना होता था। आखिर में एक दिन प्रोजेक्ट डिस्प्ले का होता जिसमें टीचर आकर सबका काम देखते और उनको मार्क्स देते थे। इन लोगों ने दीवारों पर वॉलपेपर्स प्रिंट करके लगवाए थे।
یوں کے اندر داخل ہوتے ہی یوں لگے جیسے آپ کسی انڈر واٹر ہوٹل میں آ گھسے ہوں، جس کے شیشے کی دیواروں سے باہر کا سارا حسین منظر جھلک رہا ہو، رنگ برنگی مچھلیاں، نیلا شفاف پانی اور سامنے سے نظر آتے ایک ڈوبے ہوئے ہیلی کاپٹر پر اگے کورل ریف۔ اس کے ساتھ ہی دیوار کے ساتھ رکھی سیپ کی شکل کی میز، جیسے ایک سمندری پتھر پر بڑی سی سیپ دڑی ہو، جس کے ارد گرد 4 کرسیاں بچھی تھیں، کرسیاں ایسی کہ ان کے 4 پایوں کی جگہ دیکھو تو یوں لگتا جیسے آکٹوپس کی ٹانگیں ہوں، اور میز کے بیچوں بیچ ایک اصلی ادھ کھلا شیل سجا تھا، جس کے بیچوں بیچ 2 موتی جگمگا رہے تھے۔ اندر لگے لیمپس بھی یوں تھے جیسے کورلز ہوں جن سے روشنی پھوٹ رہی ہو۔ ایک طرف ایک آرام دہ کوچ رکھا تھا جو بظاہر لگ رہا تھا جیسے سالوں پہلے ڈوبی ہوئی کوئی پر اسرار کشتی ہو۔ ویسے ہی آگے پیچھے کے 2 تکونے حصے سیٹ سے نیچے بنی گول گول بند کھڑکیوں جیسے نشان اور ٹے کی جگہ پر بادبان کا سا تاثر دیتی پشت، وہ سب اتنا حقیقی اور حسین لگ رہا تھا کہ دیکھنے والوں کو مبہوت کر دے۔ ان لوگوں نے اس پر واقعی بہت محنت کی تھی۔ یہ سمندر کا آئیڈیا ہینا کا تھا، اور ہینا اگر کسی بات پر اڑ جائے تو اس کا ہونا طے ہوتا تھا۔ اور اب اپنے پروجیکٹ کو فائنل ٹچ دینے کے بعد وہ سب ابھی تھکن سے چور مگر مطمئن سے باہر نکلے تھے۔ اسی حال میں درجنوں اور سٹوڈنٹس بھی اپنے اپنے ڈسپلے کر رہے تھے۔ ان سے ذرا دور ایک گروپ کی تھیم تھی مہندی، شادیوں کے کلچر کا ایک حصہ۔ وہ لوگ یوں ہی گھوم پھر کر سب دیکھ رہے تھے، سب نے ہی بہت جان ماری تھی جو کہ صاف دکھ رہا تھا۔ ماہا نے بو کا شور مچایا تو وہ سب جونی سے نکل کر قریبی ہوٹل میں جا بیٹھے۔ موضوع گفتگو والی مہندی والی تھیم تھی، اور مہندی سے ہوتی بات نکل کر شادی تک جا پہنچی۔ میں تو بھائی اس شخص سے شادی کروں گی جو مرد عورت کی برابری پر یقین رکھتا ہو اور مجھے کمتر مخلوق اور اپنی باندھی نہ سمجھے۔ پتہ نہیں کس نے کہہ دیا ہے کہ مرد عورت سے ایک درجہ بڑا ہے۔ بھائی سب برابر ہیں، یہ درجے کہاں سے آ گئے؟ عجیب، یہ چڑ کر بولتے ہوئے یہ مائرہ کے سوا کون ہو سکتا تھا بھلا؟ عائشہ نے افسوس سے اسے دیکھا۔ جو لوگ خدا کی تقسیم پر اپنے بنائے ہوئے فارمولوں کو فوقیت دیتے ہیں نا، وہ ہمیشہ خسارہ پاتے ہیں مائرہ، اور اللہ کی تقسیم یہی ہے کہ مرد عورت پر ایک درجہ برتری رکھتے ہیں، اور اللہ کی حکمتیں ہماری عقلوں سے پڑے ہوا کرتی ہیں، مگر اللہ کی حکمتوں کو چیلنج نہیں کرنا چاہیے نا، نہ انہیں بدلنے کی ضد کرنی چاہیے۔ اس کی بات پر مائرہ نے برا سا منہ بنایا۔ دوستو دیکھ لینا، اس کی شادی تو پکا کسی میل شاونس سے ہوگی انشاءاللہ، پھر میں دیکھوں گی یہ کیسے ایسی باتیں کرے گی۔ کسی ایک کے لیے کسی چیز کی زیادتی کا مطلب ہمیشہ دوسرے کے لیے اس چیز میں کمی نہیں ہوتا مائرہ۔ عائشہ گہرا سانس لے کر بولی، لیکن اگر آپ کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تو اس کی وجہ سے کم از کم قرآنی آیات اور اللہ کے فیصلوں پر تو اعتراض نہ اٹھاؤ نا۔ مرد کو ایک درجہ اوپر کر دینے کا یہ مطلب نہیں کہ عورت ایک درجہ کم ہو گئی، نہیں، کبھی نہیں۔ اس برتری کا مطلب صرف یہ ہوا کہ اللہ نے عورت کو فرنٹ لائن پر لڑنے والی نہیں بنایا۔ اللہ نے عورت کے لیے یہ پسند نہیں کیا کہ وہ ساری دنیا کو فیس کرے، لیکن اللہ کو یہ بھی پتا تھا کہ اس نے عورت کو کتنی محبت سے، کتنی پوٹینشیل کے ساتھ بنایا ہے۔ اسی لیے مائرہ، خدا نے عورت کو سلطان نہیں بنایا، سلطان مرد کو بنایا، مگر خدا نے عورت کو سلطان ساز بنا دیا، دا کنگ میکر۔ وہ چمکتی آنکھوں سے توڑ کر بولتے ان سب کو لاجواب کر گئے تھے۔ مرد ایک کامیاب سلطان بن ہی نہیں سکتا جب اس کے پیچھے ایک مخلص سلطان ساز نہ ہو، اور یہ تو ہمیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بتاتی ہے۔ سیرت بتاتی ہے کہ اقرا کی پہلی وحی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرائے سے سب سے پہلے اپنی زوجہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس ہی آئے تھے۔ جو مرد سورہ نساء کی آیت سے غلط مطلب لے کر خود کو برتر سمجھنے لگتے ہیں وہ بے وقوف ہوتے ہیں، اپنی ہی دشمنی پر آپ ہی کمر بستہ ہیں، کیونکہ سلطان ساز کے بنا ایک اچھا سلطان بننا ممکن نہیں۔
मर्द अगर बैरूनी जंगों से निबरदज़मा होते हैं तो औरत अंदरूनी साजिशों को इस हद तक पहुंचने से रोकने के लिए कुर्बानियां देती है। मर्द की हुकूमत कायम रहे तब ही औरत सुल्तान साज के मनसब पर फायज हो सकती है, और अगर उसे सुल्तान साज ना बनने दिया जाए तो मर्द की हुकूमत कायम नहीं रह सकती। ज़ाहिर के एतबार से मर्द का दर्जा बड़ा है कि सुल्तान को सब जानते हैं, जबकि सुल्तान साज का अपना भला इसी में होता है कि वो पसे मंजर में गुमनाम रहकर काम करे, और अपने सर्वाइवल के लिए दोनों ही एक दूसरे के लिए लाज़िम व मुलजिम हैं। वो सांस लेने को रुकी, फिर दोबारा सिलसिला कलाम जोड़ा। मैं मर्द की बर्तरी को लेकर ही बेवकूफ लोगों के जज्बाती नहीं होती, ना औरतों की अहमियत पर तकरीर करती हूँ, क्योंकि मैं अपनी वैल्यू जानती हूँ, और जो शख्स अपनी वैल्यू जानता हो वो बेवकूफ लोगों के सामने खुद को जस्टिफाई नहीं करता फिरता। ऊंचे मनसब के हामिल लोगों को बावकार होना चाहिए, और मैं अपना मनसब पहचानती हूँ। वो चुप हुई तो महा बोल उठी, कितनी खूबसूरत बात कही तुमने आयश, काश कि सब लोग औरतें हों या मर्द इस हकीकत को समझे। पता है मेरी अम्मी अक्सर एक कहावत दोहराती हैं कि रानी को बांदी कहा तो हंस पड़ी, और बांदी को बांदी कहा तो रो पड़ी। ये बिल्कुल तुम्हारे वाली ही बात है आयश कि जो औरतें फेमिनिन्स और औरत मार्च के नाम पर खुद को इतना सस्ता करती हैं, मर्द की बर्तरी को लेकर फालतू के झगड़े और बहस करती हैं, वो अपनी वर्थ यानी कदर कीमत जानती ही नहीं। रानी को पता होता है कि वो रानी है, तो अगर कोई उसे बांदी कह भी दे तो वो सामने वाले की नादानी पर हंस देती है, क्योंकि वो अपनी हैसियत से आगाह है। मगर बांदी को अगर कोई बांदी कह दे तो उससे ये लफ्ज गाली की तरह लगता है, क्योंकि वो पहले ही अपने मनसब को लेकर एहसास कमतरी का शिकार है। वो चुप हुई तो बाकी सब ने मां सवाए मायरा उसकी तायद की, जबकि मायरा खामोश बैठी थी। वो जिद्दी नहीं थी, हर ऐसी बात के बाद वो कायल हो भी जाती थी, मगर उसका तज्जिया अकेले में करने के बाद तब भी वो फिल वक्त खामोश बैठी थी। फिर वो खुद ही माहौल बदलने की गर्ज से हल्का सा मुस्कुराते हुए अपनी जॉन में वापस लौट आई। जो भी कहो, लेकिन अल्लाह करे तुम्हें एक हैंडसम सा मिलिशनिस्ट बंदा मिले, फिर मैं देखूंगी सुल्तान जीतता है या सुल्तान साज। वो उसे आंख मारते हुए शरारत से बोली तो आयशा ने मेज पर खाली पड़ी प्लास्टिक की बोतल उससे उठा के खींच मारी। बद दुआ तो ना दो, मैंने कौन सा तुम्हारी भैंस चुराई है। वो मसनूई खफगी से उसे घूर रही थी, जबकि बाकी पांचों हंसते हुए कुछ ना कुछ बोले जा रही थी। ये दोस्तों के मजाक और छेड़छाड़। वो हाल में लौटती एकदम चौंकी, आंखों से एक कतरा फिसल के उसके दामन में जज़ब हो गया। वो तल्ख सी हंसी। हाँ, मजाक यूं भी सच निकल आते हैं, पता नहीं हम इंसान बोलने से पहले सोचते क्यों नहीं। उसने तासुब से सर हिलाया, फिर एकदम ही सीधी हुई। तब नवाला मैं भी नहीं हूँ मिस्टर वाइल, होगे तुम किसी भी संतलक के सुल्तान, मगर अब से मैं ये तय करूंगी कि तुम्हें कौन सी जंगें जीतनी है और कहाँ कहाँ हारना है। आखिर को सुल्तान साज बनने जा रही हूँ मैं तुम्हारी। सोचते हुए बेसाख्ता ही उस एक शरारती मुस्कान ने उसके लबों का अहाता किया। वो बेसाख्ता निचला लब दांतों में दबाकर मुस्कुराहट रोकने की नाकाम कोशिश करने लगी। मैं तुम्हें अच्छे से बताऊंगी मर्द की बर्तरी का क्या मतलब होता है, ताकि तुम्हें डिक्शनरी ठीक हो सके। तैयार हो जाओ मेरे सुल्तान। आखिरी जुमला उसने जरा ऊंची आवाज से कहा था, फिर जब एहसास हुआ क्या कह गई है तो एकदम जंप गई। उफ आयश, हद है, तुम्हारा कब से हो गया? वो अभी से? उफ 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 ने खिफत से आंखें मीची। हालांकि वहां कोई नहीं था जो उसे सुन रहा हो, मगर वो अपने आप में ही चोर सी बन गई थी। सितारों ने फिर मुस्कुराती नजरों का तबादला किया था। वो दोनों दुल्हा दुल्हन बिना किसी वजह से शादी से पहले ही एक दूसरे के खिलाफ तरकीबें सोच रहे थे। अब ये तो वक्त ने बताना था कि कौन जीतने वाला है। अगली सुबह मसरूफ से तलू हुई थी। दोनों घर में मकीनों और मुलाजमों की दौड़ें लगी हुई थी। एक हगामा सा हर तरफ बढ़पा था। आयशा बेटा नाश्ता तो काटो जल्दी से, अभी 10 काम पड़े। उमा अफिंदी मसरूफ सी मोबाइल थामे उसके कमरे में आई थी, जब एकदम ठिठक के रुकी। बेयकीन निगाहें बेड पे फैली जिल मिलाते लिबास पे अटकी थी, जो आज उनकी नूरे नजर ने जेबतन करना था। वो शॉर्ट फ्रॉक के साथ खूब घेरदार लहंगा था,
जिसकी फ्रॉक ऊपर से कमर तक मुकम्मल स्याह थी और ये स्याही आधी आस्तीन तक पहुंची थी। उससे नीचे आस्तीन बतदरीज हल्के रंगों में डलती जा रही थी। कमर से नीचे फ्रॉक का घेर मिडनाइट ब्लू कलर का था, जबकि फ्रॉक के नीचे जिस जगह से लहंगा झलकना शुरू होता है वहां से वो रंग नेवी ब्लू से मजीद हल्का होते होते एक तमाम तक पहुंचते नीलगू सफेद आसमानी रंग में डल गया था, जबकि दुपट्टा मिडनाइट ब्लू और ब्लैक के इम्तजाज में रंगा था, जिसके चारों अतराफ 3 इंच चौड़े बॉर्डर पर आसमानी रंग में इंतहाई नफीस काम बना हुआ था, जिसमें कहीं कहीं लहंगे के सारे रंग नगों और दागों में झलक रहे थे। पूरे लिबास पर हर जगह उसके हम रंग खूबसूरत काम बना हुआ था, जिसमें कहीं कहीं बाकी के रंगों का हल्का हल्का सा टच दिया हुआ था। बिलाशिबा वो इंतहाई हसीन लिबास था, नफासत और कामलियत का मुंह बोलता सबूत। वो मुकम्मल स्याह नहीं था, मगर फिर भी स्याह रंग इस पर गालब दिख रहा था, और यही चीज थी जो उसे बहुत बावकार बना रही थी। वो बिल्कुल वैसा ही था जैसा वाइल ने चाहा था, मगर उसके बिल्कुल उल्ट। वाइल ने कहा था कि ऊपर से हल्के रंग नीचे तक आते बतदरीज गहरे हों, और आयशा ने बिल्कुल उल्ट काम करवाया था। पसंद तो यह ख्याल उसे बहुत आया था, मगर इस मिस्टर मिलिशाउनिस्ट की पहले ही फरमाइश इतनी शराफत से मान लेती, ये तो नामुमकिन था। उसने सोचो विचार के बाद दरमियानी राह निकाली थी कि उसकी पसंद का भी हो जाए, और वाइल की ख्वाहिश के उल्ट भी। क्या नमूना था वो भी। हुम्मा अफिंदी सदमे में गर्क इस लिबास को तक रही थी जब आयशा टेरेस का गेट खोलकर अंदर दाखिल हुई। वो इसी बेयकीनी से उसकी सिमत मुड़ी। ठटकी तो एक लम्हे को आयशा भी थी, मगर फिर पूरी कामयाबी से खुद को लापरवाह जाहिर करती ड्रेसिंग टेबल के सामने जा खड़ी हुई। ये क्या है आयशा? मेरा आज का ड्रेस है मामा, देखे कितना प्यारा है ना? उसका इत्मीनान हुम्मा अफिंदी को आग लगाने के लिए काफी था। मैं यही सोचूं कि मेरी औलाद इतनी शरीफ कब से हो गई। यही खदशा था मुझे कि आइन टाइम पर तुम कोई तमाशा ना खड़ा कर दो, और देख लो तुमने मुझे मायूस नहीं किया। शाबाश है मेरी बच्ची। वो शदीद सदमे से दो चार हुई थी। थैंक यू मामा। उसने सादतमंदी से सर हिलाया, जिस पर उनकी त्यूड़ियों में मजीद इजाफा हो गया। आयशा अहमद अफिंदी, यह क्या वाहियात हरकत है? तुम्हें कोई एहसास है? मैं क्या जवाब दूंगी तुम्हारे ससुराल वालों को? इसीलिए मुझसे छुपा छुपा कर रख रही थी अपना ड्रेस और ज्वेलरी। उफ़ो मामा, चिल करे। मेरे ससुराल से ही फरमाइश आई थी कि जोड़ा इन रंगों का होना चाहिए। मैं तो उनकी फरमाइश पूरी की है बस। नाइला आंटी ने कहा था मुझसे। उसने उनकी तसल्ली कराई तो एक लम्हे को वो उलझ के रह गई। अगर ये सच है ना बेटा? उन्होंने एक गहरी सांस लेते हुए वक्फा दिया। तो मेरे दिल को तसल्ली हो गई है कि मेरी बेटी अपने ही जैसे इनप्रिडिक्टेबल लोगों में जा रही है। खुश रहो तुम। और आयशा को मालूम था कि ये इजहार मुसरत नहीं बल्कि तंज था। सो खामोशी में ही आफियत जानी। हुम्मा अफिंदी अब बड़बड़ाती हुई और उसी जोड़े को करीब से जाकर देख रही थी, और आयशा मुस्कुराहट दबाए अपने मम्मा को देख रही थी। बेचारी मेरी मम्मा। दूसरी तरफ वो था जो 1,00,000 सलाह बातें सुनने के बाद बिलाकर 2 बजे बिस्तर से बाहर आ ही गया था। इतनी मुश्किलों से पापा ऑफिस से छुट्टी देते हैं, इसमें भी कोई सोने नहीं देता। वो बड़बड़ाकर आंखें मसलता बेड पे बैठा मोबाइल खो रहा था। अबिया जो 10वीं बार उसे जगाने आई थी, बिला आखिर कामयाब होने के बाद बाहर निकल रही थी। उसकी बड़बड़ाहट सुनकर तेवड़ा कर उसकी सिमत घूमी। भाई, आपका दिमाग दुरुस्त है? शादी है आज आपकी, और आपको अपनी नींद की पड़ी है। कुछ होश है? घर में कितने काम हैं, फिर भी बेहोश पड़े सो रहे हैं। कमर पे हाथ जमाए वो सख्त गुस्से से उसे घूर रही थी, जिसने जवाबन मक्खी उड़ाने वाले अंदाज में हाथ जलाया। चीफ गेस्ट हूँ मैं आज का। आज मेरा डे ऑफ है। मेरे 3 भाई और एक बहन है ना कामों के लिए। मुझे क्या फिक्र होगी अबिया माचिस की डिबिया। उसके फरमाने शाही पर अबिया का बस नहीं चल रहा था। वो क्या कर बैठे। तब भी ऐलान करने के अंदाज से बोलते हुए पैर पटक हर कमरे से बाहर निकल गए। शराफत से 10 मिनट में नीचे आ जाएं, वरना अपनी शादी वाले दिन भी दुआ के बजाय दादों से गालियां खाएंगे। दादों के जिक्र से वाइल की आंखें फौरन चमक उठी। अभी तो इन्हें खूब जिच भी करना बाकी था। वाव।
10 मिनट बाद वो वाकई नीचे मौजूद था और डाइनिंग टेबल पर बैठा अपना ब्रंच तनावुल करने में मसरूफ था। नाइला बुखारी मुसलसल उसे बातें सुना रही थी और पापा भी वहां से गुजरते हुए उस पर तंज करना नहीं भूले थे, लेकिन मजाल है जो उसने किसी बात का कोई असर लिया हो। दादो को शुगर के बायस वक्त बे वक्त भूख लग जाती थी और अभी तो फिर दोपहर के खाने का वक्त था। तभी उसके आने के 5 मिनट बाद ही वो भी मेज पर आ बैठी। अस्सलामुअलैकुम दादो। वाइल ने हल्का सा खंकार कर गुड मॉर्निंग को जुबान पर रोकर सलाम जाड़ा। वालेकुम अस्सलाम। उठ के दूल्हे मियाँ, उसे घूर कर जवाब देते हुए वो भी तंज करना ना भूली। जवाबन वाइल ने सिर्फ कंधे उचकाने पर इक्तफा किया। थोड़ी देर खामोशी छाई रही, दोनों अपना खाना खाने में मगन थे। फिर वाइल ही मुस्कुराहट दबाते हुए दोबारा खंकारा। अहम, तो दादो डियरेस्ट, जहर तैयार है ना? हसबे तो अक्का वो फौरन तप गई थी। इससे पहले कि वो कुछ बोलती, पीछे से नाइला बुखारी ने आकर एक जोरदार चिप्त उसके सर के पिछले हिस्से पे मारी। कुछ शर्म करो वाइल, हाथ धोती है किसी बात की भी। वो बिलबिलाकर उनकी तरफ घूमा। सबको पता है आप माशाल्लाह नेक परवीन बहू हैं। बड़ा मेहरबानी, बार बार इस बात का सबूत देने के लिए हम दादी पोते के बीच न आया करें। आप मिसेस बुखारी। उसकी बात पर उन्होंने बेसाख्ता एक और दप उसे रसीद की। वो मजीद उसे कुछ कहती कि मुलाजमा आकर उनसे कुछ पूछने लगी, जिससे सुनते वो उसके साथ ही बाहर निकल गई। दादो इस सारे अरसे में खामोशी से नवाले तोड़ती रही। मजाक एक तरफ वाइल, आज मैं तुम्हें बहुत अहम नसीहत करने जा रही हूँ। नाइला के वहां से निकलने के बाद उन्होंने धीमी मगर संजीदा आवाज में उसे मुखातब किया तो वो भी उनका लहजा समझते हुए संजीदा हो बैठा। बेटा, शादी कोई मजाक नहीं है। ये दो फिरकैन के दरमियान ऐसा बाहमी मुआहिदा है जिसका असर नस्लों तक जाता है। तुम बच्चों को लगता है कि उनके बड़े नहीं समझते, नहीं जानते। शायद हम वाकई इतने अच्छे से ना जानते हों वाइल, मगर एक बात मैं जानती हूँ और वो है औरत के मामले में तुम्हारी सोच। वो जो खामोशी से उन्हें सुन रहा था बेसाख्ता ठटका। ऐसा राज अफशा करती बेहतियाती से उससे कब सरजद हुई थी। उसने जहन पे जोर डालना चाहा मगर कुछ ना सुझाई दिया। वो दादो मजीद बोली, बेटा, औरत अगर इतनी अर्जा होती तो मर्द को पैदा करने से लेकर उसे पालने तक की जिम्मेदारी खुदा उसे हरगिज ना सौंपता। बहरहाल ये एक लंबी बहस है। मैं इस वक्त सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि आज रात जिस रिश्ते के लिए बड़े मजमे में तुम इकरार करोगे, सारी जिंदगी उसके तकद्दुस को पमाल न होने देना। मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास होते हैं बच्चे, और जानते हो लिबास की खुसूसियत क्या है? वाइल ने नामहसूस अंदाज में सर नफी में हिलाया। बेटा, लिबास वो चीज है जो सोते जागते, खाते पीते, उछलते खेलते हर लम्हे हत्ता के मौत के बाद भी इंसान के जिस्म पर मौजूद होता है। कहीं उसके ऐब छुपाता है? याद रखना बेटा, हमने तुम्हारी ऐसी तरबियत नहीं की तुम इन बगैरत मर्दों में से बन जाओ जो अपने लिबास से तो तवक्का करते हैं कि वो अपना फरीजा मुकम्मल अदा करें और कहीं से भी खुद को दागदार ना होने देकर और उनके ऐब छुपा छुपा कर अपने बावफा होने का सबूत दे, मगर खुद वो जिसका लिबास होते हैं उसे सरेआम रुसवा करके उसकी खूबसूरती को बढ़ाने की बजाय गुनहाने की राह पर मुसलसल चलते हैं, फिर खुद को गैरतमंद समझते हैं। तो बेटा याद रखना, कोई इंसान कामिल नहीं होता, तुम भी नहीं हो। तो जिस तरह तुम अपनी बीवी से तवक्को रखोगे कि वो तुम्हारे अब्बों का तमाशा ना लगाए, वैसे ही तुम पर भी वाजिब है कि उसके अब्बों का सबसे पर्दा रखना, बड़म और मान को कायम रखना। उससे वफा की उम्मीद रखने से पहले तुम उससे वफा उसके तमाम लवाजमात के साथ देना। मैं नहीं चाहती अपने माँ बाप का घर छोड़ के आई वो बच्ची कल को कहे कि हमने अपने लड़के की क्या तरबियत की है। वो नरमाहट बड़ी संजीदगी से उसे समझा रही थी और वो सर झुकाए हर लफ्ज खुद में उतरता महसूस कर रहा था। ऑफिस के लड़के ने हस्बे वायदा उससे अगले ही दिन इस आईटी की सारी मालूमात मबहम पहुंचा दी थी
اب رات کے اس پہر اپنے کمرے میں بیٹھا اپنی پسندیدہ فیشن زدہ بد رنگ جینز پہنے وہ لڑکا ڈیوس خاموشی سے موبائل سامنے کی اس پر انگوٹھا پھیر رہا تھا۔ کمرے کے نیل ملگجے اندھیرے میں اسکرین سے نکلتی شعائیں اس کے چہرے پر منعکس ہو رہی تھی۔ کچھ دیر سوشل میڈیا پر آوارہ گردی کے بعد اس نے کانٹیکٹس میں محفوظ وہ نمبر نکالا جو اسے آج ہی ملا تھا اور 2 لمحے سوچنے کے بعد کال ملا لی۔ تیسری گھنٹی پر فون اٹھا لیا گیا اور اس سے پہلے کہ وہاں سے ہیلو کہا جاتا ڈیوس انگریزی میں شروع ہوا۔ ہے علی، تم نے کہا تھا تم آج شام تک مجھے میل کر دو گے مگر تم نے ابھی تک نہیں کی۔ غیر ذمہ داری کی بھی حد ہوتی ہے۔ وہ آواز میں غصے کا عنصر پیدا کیے تیز تیز بول رہا جب دوسری طرف سے جھجکتی ہوئی مترنم آواز ابھری، سوری سر، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، آپ نے رانگ نمبر ملا لیا ہے۔ اتنا لمبا فقرہ بولنے کے بعد اس لڑکی کو فوراً ہی اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ اف، کیا ضرورت تھی اتنی بکواس کرنے کی، رانگ نمبر کہہ کے لائن کاٹ دیتی۔ اس نے خود کو گھر کا پتہ نہیں وہ بخلا گئی تھی یا کیا کہ یہ سوچنے کے باوجود بھی اب تک لائن نہیں کاٹ سکی۔ ڈیوس کے لیے تو اللہ دے اور بندہ لے جیسا معاملہ تھا۔ وہ جلدی سے بول پڑا، اوہ سوری، اصل میں میری بہت امپورٹنٹ میٹنگ ہے کل۔ علی میرا کولیگ ہے، اس کے پاس کچھ اہم ڈاکومنٹس ہیں جو میں نے ای میل کرنے کو کہا تھا مگر وہ صدا کا لاپرواہ پھر بھول گیا۔ میں ابھی کام کرنے بیٹھا تو دیکھا ای میلز تو ہیں ہی نہیں۔ غصے اور تیزی میں نمبر غلط ملا لیا شاید۔ معذرت آپ کو زحمت دی اتنی رات کو۔ اٹس اوکے، معذرت کی کوئی بات نہیں، آپ اپنے کولیگ کو کال کر لیں، میں رکھتی ہوں فون۔ اس سے پہلے کہ وہ لڑکی فون رکھتی وہ شروع ہو گیا، دراصل میں بڑے نامحسوس انداز میں گفتگو طویل ہوتی گئی اور جب آدھے گھنٹے بعد بلاخر اس گفتگو کا اختتام ہوا تو وہ دونوں نہ صرف ایک دوسرے سے کافی بے تکلف ہو چکے تھے بلکہ جلد دوبارہ رابطہ کرنے کا وعدہ بھی کر چکے تھے۔ ڈیوس کو تو پہلے ہی سب معلوم تھا۔ ہاں، سندس کے لیے یہ نیا تجربہ تھا۔ سمندر کی سرد تاریکیوں کی مانند اندھیری رات اپنے بطن سے جنم لیے اس نامولود گناہ کو محبت سے دیکھتے مسکرا رہی تھی، جانتی جو تھی کہ سیاہ رات کے ان نومولودوں کے لیے روشن صبح محض ایک سراب ہے۔ وہ گنگ سی آئینے کے سامنے کھڑی اپنا عکس دیکھ رہی تھی۔ پہلے پہل حیرانی کے جھٹکے سے سنبھلنے کے بعد بیچاری بیوٹیشین نے جیسے اس کے لباس کے ساتھ کمپرومائز کر لیا تھا، مگر چونکہ وہ اپنے کام میں ماہر تھی تب بھی اب میک اپ مکمل ہونے کے بعد عائشہ مبہوت سی خود کو تک رہی تھی۔ یہ میں ہوں؟ اسے خود یقین نہیں آ رہا تھا۔ ساری زندگی میک اپ سے دور بھاگنے والی نے جب زندگی میں پہلی بار میک اپ کیا تو آج اس کا حسن نگاہوں کو خیرہ کر رہا تھا۔ وہ سیاہی مائل لباس اس قدر جاچ رہا تھا کہ شروع میں دل ہی دل میں رخصتی کی دلہن کے لیے یہ رنگ پسند کرنے والی کو کوستی میک اپ آرٹسٹ بھی آخر میں بے ساختہ کہہ اٹھی، میں نے اپنے کریئر میں آج تک کسی رخصتی کی دلہن پر اس کا لباس اور میک اپ اس قدر جچتے نہیں دیکھا۔ اس کی بات پر ایک پیاری سی مسکان نے عائشہ کے لبوں کو چھوا تھا۔ سب ہو چکا تھا، بس دوپٹہ سیٹ کرنا باقی تھا۔ عائشہ مسکراہٹ دباتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھی اور اس لڑکی کو ٹھہرنے کا اشارہ کرتی الماری کی طرف بڑھ گئی، پھر واپس اس کی طرف پلٹی اور ہاتھ میں تھاما سیاہ ریشمی سکارف اس لڑکی کو پکڑاتے ہوئے واپس اپنی جگہ آ بیٹھی۔ میم، اس کا کیا کرنا ہے؟ بیوٹیشین نے الجھ کر اسے دیکھا۔ حجاب باندھو میرا۔ وہ تمکنت سے گردن اٹھائے چمکتی آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے مسکرا کے بولی۔ بیچاری میک اپ آرٹسٹ کو غاشی آ گیا۔ میم، آج آپ کی شادی ہے، حجاب کیسے؟ اسے سمجھ نہیں آیا وہ کیسے اس نمونی دلہن کو اپنی بات سمجھائے۔ کیا مطلب کیسے؟ تمہیں ایک حجاب سیٹ کرنا نہیں آتا؟ دو میں کر کے دکھاتی ہوں تمہیں۔ اطمینان سے مڑتے ہوئے عائشہ نے اس کے ہاتھ سے سکارف لیا اور اسے سر پر لپیٹنے لگی۔ اس لڑکی کو لگا اس کی ساری محنت پر پانی پھرنے والا ہے، تب بھی تیزی سے سکارف اسے ہاتھ سے لیا۔ ہونا ہی ہے تو پھر کم سے کم نقصان ہو۔ یہ کیا کر رہی ہیں؟ ٹھہرے، میں باندھ دیتی ہوں۔ عائشہ نے بھی بغیر مزاحمت کیے سکارف اس کے حوالے کر دیا اور پھر آئینے کی طرف رخ موڑ کے بیٹھتے ہوئے فرمان جاری کیا، اور دھیان سے، اچھا، ایک بال بھی نظر نہیں آنا چاہیے۔ اس لڑکی نے بیچارگی سے اس کی سمت دیکھتے ہوئے مرے انداز میں خاموشی سے سارس بات میں ہلا دیا۔ ذرا دیر بعد جب ہما افندی کمرے میں داخل ہوئی تو وہ اسے دیکھ کر دنگ رہ گئی۔
حجاب کو دیکھ کر انہوں نے کوئی خاص رد عمل نہیں دیا کہ انہیں عائشہ کی طرف سے اب کچھ بھی انہونا نہیں لگتا تھا۔ بیوٹیشین نے بہت مہارت سے اسکارف سیٹ کیا تھا، یوں کہ واقعی کہیں سے بھی ایک بال تک نہیں جھلک رہا تھا، مگر کانوں میں لٹکتے آویزے صاف دکھ رہے تھے کیونکہ وہ اسکارف کے اوپر سے گھسا کر کانوں میں ڈالے گئے تھے۔ اسکارف کے اوپر ہی ماتھا پٹی تھی جو چہرے کی خوبصورتی میں اضافہ کر رہی تھی۔ انتہائی نفاست سے کیا بلو اور بلیک اسموکی میک اپ اس لباس کے ساتھ ایک دم پرفیکٹ تھا، اور حجاب کے اوپر خوبصورتی سے سیٹ کیا گیا لہنگے کا دوپٹہ وہ حسن اور وقار کا ایک انتہائی خوبصورت امتزاج دکھائی دے رہی تھی۔ اسے دیکھتے ہما افندی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اتنے سالوں سے پریشان تھیں کہ اس کی شادی نہیں ہو رہی، آج جب وہ رخصت ہونے جا رہی تھی یوں لگ رہا تھا گویا کسی نے ان کے دل پر پیر رکھ دیا ہو۔ رگوں کو چیرتا درد تھا جو آنسو بن کے نگاہوں سے بہنے کو بے قرار تھا۔ وہ تیزی سے آگے بڑھی اور زور سے اسے گلے سے لگایا۔ تب بھی وہاں احمد افندی بھی آ گئے۔ بیٹی کو باعزت رخصت کر دینے کی خوشی بھی تھی، اور اپنے آنگن کا خون پسینے سے سینچا پودا کسی اور کو سونپ دینے کا درد بھی۔ یہ ان چند دردوں میں سے ہے جس کی اذیت کا علم ہونے کے باوجود بھی ہر بیٹی کے والدین اس سے دل و جان سے گزرنا چاہتے ہیں۔ بیوٹیشین خاموشی سے اپنا سامان سمیٹ کر کمرے سے باہر نکل گئی تھی، اور پیچھے بچے تینوں نفوس جذبات میں مچی طغیانی کو قابو کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ تقریب کا انتظام ان کے اپنے ہوٹل کے بڑے سے ہال میں کیا گیا تھا جو ایسی ہی تقریبات کے لیے مختص تھا۔ اس وقت وہاں جانکو تو رنگو بو کا سیلاب امڑا ہوا تھا۔ کہہ کے رونقیں روشنیاں بارات پہنچ چکی تھی اور کچھ ہی دیر میں نکاح متوقع تھا۔ وائل سفید پجامے پر رائل بلو کرتا پہنے اوپر سے سیاہ شیروانی زیبتن کیے ہوئے تھا جس پر سلور داغوں سے کڑھائی کی گئی تھی، اور اپنی عام ڈریسنگ سے ہٹ کر آج پہلی مرتبہ اس خالص مشرقی لباس میں وہ انتہائی وجیح دکھ رہا تھا۔ دادو نے لاکھ کوشش کی تھی اسے صحرا پہنانے کی، مگر وہ ہاتھ آ کے نہیں دیا۔ تھک ہار کر اسے صلواتیں سناتے ہوئے انہوں نے خود ہی ہار مان لی تھی۔ عائشہ ابھی تک برائڈل روم میں ہی بیٹھی تھی، ساتھ موجود اس کی چاروں دوستیں اور کزنز مسلسل اسے چھیڑ رہی تھی۔ ماہی نے تقریب میں آنے سے معذرت کر لی تھی کہ یہ مخلوط تقریب تھی، اور ایسی تقریبات یا جگہوں پہ جانا اللہ کی نافرمانی کھلے عام ہو رہی ہو بالکل مناسب نہیں تھا، بلکہ در حقیقت ان سے اعراض برتنا ہی حکم ربی تھا، اور اس حکم کو ماننے میں ہی ماہی کی کوئی مجبوری نہیں تھی۔ برائڈل روم میں آ کر اس سے ملنے والے سب ہی لوگ دلہن کا لباس دیکھ کر متحیر تھے، پھر اوپر سے حجاب، ارے اسے تو رہنے دیتی بیٹا، آج نہ کرتی تو خیر تھی، جیسے کئی جملے لوگوں نے کہے تھے جنہیں نظر انداز کر کے وہ جواباً بس نرمی سے مسکرائے جا رہی تھی۔ آج صبح ہی تو فجر کے بعد قرآن پڑھتے ہوئے اس نے پڑھا تھا کہ اللہ کے بندے جب کوئی لغو بات سنتے ہیں تو اسے باوقار طریقے سے نظر انداز کرتے ہوئے گزر جاتے ہیں، اور وہ اس وقت یہی کر رہی تھی، نہ ان کی باتوں کو دل پر لے رہی تھی، نہ انہیں کوئی اہمیت دے رہی تھی۔ ذرا دیر بعد نکاح کا شور اٹھا تو اس کا دل کانپ اٹھا۔ زندگی کا اتنا بڑا جوا کھیلتے ہوئے یہ کوئی بڑی بات نہیں تھی، دل نے تو لرزنا ہی تھا، اور پھر قبول ہے کہنے میں اس نے کئی لمحوں کا تأمل کیا تھا، مگر بالآخر کہہ گئی۔ آس پاس مبارک سلامت کا شور اٹھا، جبکہ خود اس کے اپنے ہاتھ پیر ٹھنڈے پڑ رہے تھے۔ گھبراہٹ سے گھبراہٹ تھی۔ کچھ مہینوں پہلے آیا رشتہ ایک لمحے کے فرق سے زندگی بھر پر محیط ہو چکا تھا، اور ابھی تک وہ دونوں ہی ایک دوسرے کے لیے یکسر اجنبی تھے۔ سب اسے آ کر پیار کر رہے تھے، اور وہ دل کی کیفیت دل میں دبائے آنسو پینے کی کوشش کرتے ہوئے سب سے مل رہی تھی، جبکہ باہر وائل مسکرا کر سب سے گلے ملتے ہوئے دل ہی دل میں خود کو گالیوں سے نواز رہا تھا۔ مرو اب وائل، تم بہت اڑی میں تھے نا کہ لڑکی منع کر دے، میں تو نہیں کروں گا۔ اس نے تو انکار کیا نہیں، اب بھگتو۔ اور ایک تو یہاں لگ رہا ہے جیسے سارا پاکستان یہی امڈایا ہے گلے لگانے کو، ختم ہی نہیں ہونے کو دے رہے۔ اف، وہ جی بھر کے بیزار ہو رہا تھا۔ تبھی نظریں سٹیج کے ایک طرف کھڑے اپنے دوستوں پر پڑی جو آنکھوں میں شرارت لیے اسے دیکھ رہے تھے۔ اس کو پھر غصہ چڑھا۔
खबीस हैं सारे के सारे, दोस्ती के नाम पर दब्बा, कैसे साले बतीसी निकाले मेरा तमाशा देख रहे हैं। हक महर में एक खतीर रकम लिखवाई गई थी। बकौल आयशा जहेज एक काबिल मुजम्मत अमल है, मगर महर वो फर्ज है जिसके बगैर नकाह नामुकम्मल है। और सारी जिंदगी सुन्नतों की धज्जियां उड़ाने वालों को ऐन महर लिखते वक्त ही क्यों महर फातिमा याद आ जाती है। अरबों के गार और करोड़ों की गाड़ियों में घूमने वाले हर साल लाखों की कुर्बानी करते हैं, तो क्या एक औरत कुर्बानी की जानवर से भी गई गुजरी है कि महर लिखते वक्त सिर्फ 40-50 हजार पर तनख्वाह दी जाए। ये लड़की वालों की बेवकूफ़ी है और इस ट्रेंड को बदलने की अशद ज़रूरत है। महर मर्द की हैसियत के हिसाब से बेशक होना चाहिए, मगर इतना तो हो कि ज़रा सी बात पर आजकल जो तलाकों का रवाज चल पड़ा है, तो बंदा तलाक देने से पहले 10 बार सोचे कि उसे फौरी महर अदा करना पड़ेगा। और अगर नौबत आ ही जाए तलाक की, तो महर इतना तो हो कि लड़की फौरन दूसरों के आसरों पर न पड़ जाए। महर तो औरत की सेफ्टी के लिए अल्लाह ने मुकद्दर किया है। ये अजीब चालाकियां लोगों ने निकाली हैं कि महर देते मौत पड़ने लगती है और कुर्बानी लाखों की करते हैं हर साल। और इसीलिए उसने किसी की भी परवाह किए बगैर सबसे पहले तो निकाहनामे को एक रोज पहले पूरी तफसील से पढ़ा था और फिर जरा लचक दिखाए बगैर एक खतीर रकम का महर की मद में मुतालबा किया था, जिस पर वाइल के घर वालों को भी एक लम्हे को ख्याल आया था कि ये लालची लोग हैं। मगर इस बार आयशा ने अपने माँ बाप को तैयार करके सामने किया था। उन्हें इतने सबाव से बात की कि वो लोग भी कायल हो गए। मौलाना साहब जो निकाह पढ़ाने आए थे, महर की रकम सुनकर बेसाख्ता खुश हुए थे। फिर उन्होंने इसी मजमे में उसके फवायद और ज़रूरत पर एक मुख्तसर मगर पुर असर तकरीर की थी, ताकि वहाँ मौजूद हर शख्स दीनी और दुनियावी नुक्ता नज़र से उसकी अहमियत और अफादियत को समझे और बेकार रस्मों की बजाय ज़रूरी चीज़ को प्रमोट करे। निकाह के बाद जब उसे स्टेज पे लाया गया तो एक लम्हे को तो वाइल भी ठठक गया। पता नहीं ये इस मुकद्दस रिश्ते की करामत थी जो उन दोनों के माबैन ताज़ा कायम हुआ था, या फिर इस साबित कदमी को सलामी थी जो उसने आज भी किसी के परवाह न करते हुए स्कार्फ पहन के दिखाई थी। मगर वो वाकई मबहूत हो गया था। फिर अबिया की शरारत से खनकारने पर होश में आया। लानत है। वो कुलस के बड़बड़ाया, फिर एकदम चौंका और दोबारा उसकी तरफ देखा, जैसे अब उसकी कजन्स उसके बराबर में बिठा रही थी। लिबास में हुई तब्दीली पर उसका अब ध्यान गया था और फौरन त्योड़ी चढ़ गई। फिर ख्याल आया कि वो दोनों इस वक्त मरकज़े निगाह हैं, तो फौरन मुंह के जाविये दुरुस्त किए। मगर आयशा की इस अपनी चालाकी वाली हरकत पर उसे ठीक ठाक तप चढ़ी थी, मगर कुछ बोलने का मौका नहीं था। वाइल जो उसके स्टेज की तरफ से लाए जाते वक्त खड़ा हो गया था, उसके बैठने के बाद वापस बैठा और उसके बैठते ही आयशा फौरन नामहसूस अंदाज में खिसक कर पड़े हुई, जिसे किसी और ने तो नहीं मगर वाइल ने बखूबी महसूस किया था। उसके अंदर उबलता गुस्सा कुछ और सवा हुआ। हाँ, समझती क्या आई है खुद को? मैं तो जैसे इसके साथ स्टेज पर बैठने के लिए मरा जा रहा था। जानती हूँ तुम यहाँ कितनी मजबूरी में बैठे हो, और यही बताना चाह रही हूँ कि जितने तुम मुझसे बेजार हो, इससे कहीं ज्यादा बेजार मैं तुमसे हूँ। आयशा ने उसके चेहरे के बिगड़े जाविये देख लिए थे, तब भी सोचा वो दोनों दिल ही दिल में एक दूसरे से मुखातिब थे और बज़ाहिर मुस्कुरा कर मेहमानों से मिल रहे थे। उफ, अब इसके साथ मुझे अपना रूम शेयर करना पड़ेगा। उफ, लेकिन नहीं, मेरा कमरा मेरी मर्जी। उसकी आंखें मुस्कुराई थी। मैं तो हरगिज तुम्हारे साथ बेड शेयर नहीं करूंगा मोहतरमा। वो जो राइट साइड पे आरामदेह काउच पड़ा है, तुम उस पर आराम से सोया करना। उफ वाइल, हद है। अभी भी तुझे नींद की पड़ी है। इससे पहले कितने मरहले होंगे। सबसे पहले तो अपने कमरे में से बर्दाश्त करने का, और तुझे बेड की पड़ी है। उसने ऊंचा सा कुछ बोलती अबिया की बात पर गायब दिमागी से सर हिलाते हुए खुद को कोसा। शक्ल तो ऐसी बनाई हुई है जैसे बड़ा जुल्म हुआ है इनके साथ। जब मैंने कहा था इनकार कर दो रिश्ते से, जब तो बड़े ठुस्से से मुझे इनकार किया था। अब तो उनको खुश होना चाहिए। हाँ, और इसे खिताब देते हुए आयशा ने बड़ी ही मुश्किल से खुद को आंखें चुराने से रोका था। ओहो भाई भाभी, आप दोनों इतनी अजीबोगरीब शक्लें बनाए क्यों बैठे हैं? मुझे पिक्स लेने दें प्लीज। पहले ही कोई फोटोग्राफर नहीं आना। अबिया को सबसे बड़ा सदमा यही जानकर लगा था कि उसकी भाभी ने फोटोग्राफर नहीं बुलाने दिया। अब शादी कौन सा रोज रोज होती है, एक दिन बनवा लेती तस्वीरें।
मगर कहने का मौका नहीं था तो सब्र के घूंट भर रही। लेकिन अब वो सारी कसर अपने फोन से बेशुमार तस्वीरें लेते हुए पूरी कर रही थी और आयशा चाहते हुए अब इसे रोक नहीं पा रही थी। तभी एजी, मार्क और वाल्टर के साथ स्टेज पर आदम का और बड़ी शराफत से आयशा को सलाम करते हुए अपना तारुफ भी करवा दिया। उसने धीमे से सलाम का जवाब दिया और बाकी बातों पर बस सर हिला के रह गई। वो नामहरम मर्दों से बेतकल्लुफ होने की कायल नहीं थी, चाहे वो कोई भी हो और चाहे किसी को कितना बुरा लगे। लोग क्या कहेंगे की परवाह करनी उसने कब की छोड़ दी थी और तब से जिंदगी काफी सुकून में थी। उसके खुश्क अंदाज पर आजब खिसियाते हुए पीछे हो गया। तभी उसके अकब से मार्क और वाल्टर सामने आए। हेलो सिस्टर, कांग्रेट्स, खुदा तुम दोनों पर सलामती भेजे। वाल्टर के अंग्रेज लबो लहजे में कहे जुमले पर आयशा ने बेसाख्ता सर उठाया और अगला लम्हा उसके लिए बेइंतहाई यकीनी वाला था। बिलाशिबा वो वही था, वो जो इस सब का जिम्मेदार था, वो जिसके आने से जिंदगी में हादसों की इब्तदा हुई थी, वो जिसने उसे गहरे अंधेरों में धकेल दिया था। वो ये चेहरा कैसे भूल सकती थी भला। उसके यूं मुंजमद होने पर वाल्टर ने अचंभे से और वाइल ने कुछ गैर मामूली महसूस करते हुए मुड़कर उसे देखा तो वो होश में आई। वो उसे नहीं पहचानता। आयशा को फौरन ही एहसास हो गया था, अगर ये मुझे नहीं पहचानता तो मुझे भी फिलहाल खामोशी इख्तियार करनी चाहिए। उसने भी 2 लम्हों में फैसला कर लिया। उसके जहन में ढेरों सवाल थे। वो वाइल का कौन था? वो लोग एक दूसरे को कैसे जानते थे? क्या वाइल इसके बारे में सब जानता है? वो वाइल के लिए क्या हैसियत रखता है? खुद आयशा का अपना अगला कदम क्या होना चाहिए? क्या वो वाइल से इस बारे में पूछे? उसके सामने लातादाद सवाल थे, लेकिन जवाब एक भी ना था। उसने गहरी सांस भरकर खुद को कंपोज किया और सर झटक कर पास आती सारा बाबी की तरफ मुतवज्जे हो गई। वो इस सब के बारे में जान ही लेगी, पर अब इन सब बातों का वक्त नहीं है। रस्मों से फारग होकर भी कितनी ही देर से वो दोस्तों के साथ बैठा रहा। वो तो जब नाइला बुखारी ने उसे जाड़ पिलाई तब जाकर वो मजबूरन कमरे की सिमत बढ़ा। दरवाजे पर पहुंचकर उसने एक गहरी सांस ली और जहन में इस तकरीर को दोहराया जो वो कल से तैयार करके बैठा था। चलो बेटा, लेट्स गो। खुद को हौसला देते हुए उसने मुंह में अल्फाज का ढेर दबाए कमरे में कदम रखा कि बस इधर वो नजर आए, इधर वो जुमलों के मिसाइल धड़ाधड़ दागना शुरू कर दे। उसके मुताबिक इसकी कद्दर तखीर के बायस इस वक्त कमरे की फिजा में गजब, बेजारी, उलझन और तनाव के रंग होने चाहिए थे। मगर अजीब बात थी, उसे कमरे में घुसते ही वहां के दरो दीवार सिर्फ एक ही रंग में नजर आए। हैरत के रंग, ताज्जुब के रंग, शिशत से रंग। और जिस लम्हे वो अपने पीछे दरवाजा बंद करके मुड़ा, वो खुद भी पोर पोर हैरत के रंगों में रंग गया। बेयकीन निगाहें बेड के दाएं तरफ टेरेस के गेट के पास एक चादर बिछाए रब के रूबरू खड़ी सफेद हिजाब से खुद को ढांके इस हस्ती पे जमी थी जिसे अभी चंद घंटे पहले उसकी ज़ौजियत में दिया गया था। सारे प्लान्स दड़े के दड़े रह गए थे। पिछले 3 दिनों में उसने इस लम्हे का कई बार तस्वुर किया था। कभी तखय्युल के कैनवस पर मंजर यूं उभरता कि वो कमरे में देर से आएगा तो वो बेड पर घूंघट गिराए बैठी होगी, फिर खुद ही नफी करता, हाँ, या वो आएगा तो वो खूनखार शेरनी बनी यहाँ से वहां चकरा रही होगी और उसे देखते ही उसे कत्ल करने के इरादे से आगे बढ़ेगी। नहीं यार, अब ये कुछ ज्यादा हो गया। इस ख्याल पर उसने जर्जरी ली थी। फिर वो कमरे में आएगा तो कमरा खाली होगा और वॉशरूम में होगी या आंखें बंद करके सोती बन जाएगी। उसने हर मुमकिना मंजर का तस्वुर कर लिया था, मगर ये उसके तखय्युल के परवाज से बेहद परे था। वो दम बखुद सा दरवाजे के साथ जमा खड़ा टिकटिकी बांधे उसे देख रहा था, जो हर तरफ से बेनियाज होकर नमाज में मगन थी। वो और बात थी कि वाइल के कमरे में दाखिल होते ही उसके जज्बात में तलातुम बरपा हो गया था, मगर नमाज ने पर्दा रख लिया था। आज भी पूरे दिन में एक नमाज उसने नहीं छोड़ी थी, मगर ईशा की नमाज अब तक न पढ़ सकी थी, सो अब बदले लिबास और दुले चेहरे के साथ वो ही अदा कर रही थी।
وائل کسی سحر زدہ ناظر کی طرف سے دیکھے جا رہا تھا۔ اسے یاد نہیں تھا اس نے آخری بار خود پڑھنا تو درکنار کب کسی کو نماز پڑھتے دیکھا تھا۔ کمرے کی ہر چیز ہی بہر تحیر میں غرق تھی۔ ان در و دیوار نے بلا کب کسی کو اپنے خالق کے سامنے یوں سر بسجود دیکھا تھا۔ وائل کو یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی حصار ہے جو اس لڑکی کے گرد باندھا ہے، یا پھر وہ لڑکی روشنی کا منبع ہے جس کے وجود سے اس وقت شعاؤں کی صورت نور کے سوتے پھوٹ رہے ہوں۔ اس کے اپنے احساسات کو سمجھ نہیں آ رہے تھے۔ دوسری طرف آخری رکعت کے لیے جھکتی عائشہ اپنی جگہ جذبز ہو رہی تھی کہ یہ وہاں جمع کیوں کھڑا ہے۔ اس کی باخود نظریں اسے نماز میں بھی خود پر جمی محسوس ہو رہی تھی، جس کے لیے وہ دل ہی دل میں خود کو لاکھ بار لعن طعن کر چکی تھی۔ اللہ، میں ایمان کے ان درجوں سے بہت پیچھے ہوں ابھی، جن میں میری نماز میں آپ کے اور میرے سوا کوئی نہ ہو، مگر میں کوشش ترک نہیں کروں گی۔ اللہ پلیز میری مدد کرے، میرا دھیان لگوا دے نماز میں۔ سجدے کے لیے اپنی جبین زمین پر ٹکاتے ہوئے اس نے بے ساختہ رب سے فریاد کی۔ کچھ دیر بعد اسے سلام پھیرتے دیکھ کر وہ ایک دم ہی ہوش میں آیا۔ افسوس ہے وائل، پہلے ہی مرحلے پہ مار کھا گئے۔ صدحیف خود کو ڈپٹتا وہ سرائے سے ڈریسنگ روم میں گھس گیا تو عائشہ نے بھی سکھ کا سانس لیا اور نماز کی چادر لپیٹتے ہوئے آہستگی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کمرے میں اسے جائے نماز تو کہیں نہیں ملی تھی تو ڈریسنگ روم میں رکھی چادر ہی سے کام چلا لیا تھا۔ فی الحال دل کی حالت بہت عجیب ہو رہی تھی۔ کوئی گناہ تھا جس کا احساس مسلسل کچکوئے لگا رہا تھا اور وہ نظر انداز کرنے کی کوشش میں ہلکان ہو رہی تھی۔ اتنی بے روح عبادتیں کیا خاک قبول ہوں گی؟ کہنے کو خدا کے سامنے کھڑی ہوں، مگر ارد گرد کیا ہو رہا ہے سب خبر ہوتی ہے۔ ہوگا مگر میرے جیسا بھی کوئی بد قسمت جو یاد الہی تک سے دل کا سکون پانے میں ناکام ہے۔ شاید وہ بھی اتنی دیر سے یہی دیکھ رہا تھا کہ اتنے سیاہ چہرے والی نماز پڑھتے کتنی بیچاری لگ رہی ہے۔ وہ یاسیت سے خود کو کوس رہی تھی۔ آہ کاش کوئی اس سے بتاتا کچھ دیر پہلے وائل کو وہ کیسی لگ رہی تھی، لیکن بتا بھی دیتا تو تب بھی وہ یقین نہ کرتی۔ ماہی نے ٹھیک ہی کہا تھا، اس نے اچھا مسلمان ہونے کے اپنے سٹینڈرڈ اتنے اونچے کر لیے تھے کہ ان درجوں تک پہنچنے سے پہلے تک اس کی نظر میں اس کی ایمانی حیثیت کسی فاسق و فاجر سے بھی بری تھی۔ اسے تو کسی گناہ گار کو دیکھ کر بھی پہلا خیال یہی آتا تھا کہ کیا پتہ یہ اپنے کسی عمل کی وجہ سے خدا کو اتنا محبوب ہو، لیکن اپنے بارے میں وہ کبھی ایسا گمان بھی نہیں لا پاتی تھی۔ ہاں ٹھیک ہے، اللہ اس سے محبت کرتا ہے کیونکہ وہ اپنی ہر مخلوق سے محبت کرتا ہے، کیونکہ وہ ہے ہی الودود، محبت کرنے والا اور الرحیم۔ لیکن خاص محبت جو صرف خوش نصیبوں کو عطا ہوتی ہے، نہیں، وہ اس کی حقدار نہیں تھی، یہ اس کی سوچ تھی، اور یہیں آ کر مایوسی اتنا شدید حملہ کرتی تھی کہ نمازیں تک ادا کرنا مشکل ہو جاتی۔ پھر وہ اپنے فلسفے خود کو یاد دلاتی اور دوبارہ اٹھ کھڑے ہونے کی ہمت جمع کرتی۔ اور عائشہ کے بس دو ہی فلسفے تھے، ایک یہ کہ وہ نہیں جانتی کب کون سے عمل سے چانس لگ جائے، اس لیے عمل نہیں چھوڑنا، اور جب کبھی دل اتنا بیزار ہو کہ چانس بھی نہ لل جائے تب دوسرا فلسفہ اسے عبادتوں میں کوتاہی سے بچا لیتا تھا۔ ولیہ نہیں بن سکتی لیکن بندگی تو کر سکتی ہوں نا، خدا کی دوست نہ صحیح غلام ہی صحیح، خدا کی کچھ تو رہوں گی نا۔ اور کون جانے یہی دو فلسفے اسے خدا کے نزدیک ولایت کے کن درجوں تک پہنچا چکے ہوں، مگر اسے علم ہی نہ ہو۔ کون جانے جس کی وہ جنگ ہو جو ہر انسان کو کسی نہ کسی طور لازمی ہی لڑنی پڑتی ہے اور وہ اسے کامیابی سے ہینڈل کر رہی ہو۔ کون جانے اپنے کمزور ایمان پہ الجھتی، خود کو کوستی وہ کتنی دیر سے بیٹھ کے کنارے ٹکی تھی، مگر اسے احساس بھی نہ تھا۔ چونکی تو وہ تب جب وائل فریش ہو کر واش روم سے باہر آیا۔ عائشہ نے ایک نظر اسے دیکھا اور دوسری نظر بستر سے ہوتے ہوئے کمرے میں رکھے کوچ پہ ڈالی۔ آنکھوں میں شرارت آمیز چمک لہرائی تھی۔ وہ اسے مکمل نظر انداز کرتے ہوئے اٹھی اور بستر کے کنارے جا کر تکیہ درست کرنے لگی، گویا لیٹنے کی تیاری ہو۔ وائل جو بلا وجہ شیشے کے سامنے کھڑا کن اکھیوں سے اسے دیکھ رہا تھا، چونک کر مڑا۔ ہمت تو دیکھو محترمہ کی، اس نے کلس کر سوچا۔ وہ ہیلو مس، یہاں؟ عائشہ وہ اس کی بات بیچ میں کاٹ کر بولی۔ ایکسکیوز می، وائل الجھا تھا۔ عائشہ نام ہے میرا، یہ مس کا تکلف کرنے کی ضرورت نہیں آپ کو، وہ ہنوز سکون سے بولی، اور اس کی بات پر وائل کی بھویں تان گئی۔ اوکے تو مس عائشہ، وہ جان کر مس پر زور دیتے ہوئے بولا، یہ میرا بستر ہے
यहाँ मैं सोऊंगा, तुम चाहो तो इस काउच पे सो जाओ या जहाँ मर्जी अपना इंतजाम करो सवाए इस बेड के। वो सारे अदाब और मुरव्वत बलाए ताक रखता सफाकी से बोला। उसके ख्याल से अब तो आंसू आ ही जाने चाहिए थे इस लड़की की आंखों में, क्योंकि दुल्हन वही जो पिया मनवाए, और जिसका पिया उससे पहले ही रात यूं रिजेक्ट कर दे, उसका तो दिल टुकड़े टुकड़े हो जाना चाहिए। नहीं, मगर उसके तौक़ात के बरक्स वो इंतहाई सुकून से खड़ी थी। मिस्टर बुखारी, आपके ख्याल में मर्द बरतर है या औरत? उसके इस इंतहाई गैर मतोके सवाल पर वाइल ने आंखें फाड़ कर अचंभे से उसे देखा। अंदाज यूं था जैसे कह रहा हो, राइट नाउ। क्या वाकई तुम अब इस बहस को उठाना चाहती हो? जवाबन आयशा ने कंधे उचका दिए। आपने जवाब नहीं दिया वाइल। उसने पहली बार उसका नाम लिया था। वाइल तो रह रहकर इस लड़की की जुर्तों पर हैरान हो रहा था। उसने सोचा था कि ज्यादा से ज्यादा शेर को शेर ही मिल जाएगा, मगर यहाँ तो वाकई सवा शेर वाला मामला था। चलो ऐसा था तो ऐसे ही सही, वो भी पुराना वाइल बन गया, पक्का मेल शोनिस्ट। ऑफ कोर्स मर्द, ये तो दीन भी कहता है। उसे नमाज पढ़ते देखकर उससे दीन कार्ड खेलने का ख्याल आया था। हर मुसलमान को दीन के बारे में कुछ इल्म हो या ना हो, मगर इन हदीसों और आयात के बारे में जरूर पता होता है जब मौलवी साहबी उनके किसी अमल या सोच को जस्टिफाई कर रही हो, भले ही उनकी अपनी तशरीह के मुताबिक। उसकी बात पर आयशा मुस्कुराई। बिल्कुल बजा फरमाया आपने जनाब। अल्लाह ने सूरह निसा में कहा है, जिसका मफहूम है कि मर्द औरतों पर निगहबान है, क्योंकि अल्लाह ने उनमें एक को दूसरे पर फजीलत दी है। वाइल जो उससे किसी और बात की तोक़े कर रहा था, अब उसने इंतहाई बेयकीनी से आयशा को देखा। पिछले 20 मिनटों में वो लड़की उसे झटकों पर झटके दिए जा रही थी। उसे समझ नहीं आया कि वो क्या बोले, मगर आयशा की बात मुकम्मल नहीं हुई थी। एंड यू नो व्हाट मिस्टर बुखारी, उसने एक लम्हे का वक्फा दिया। जिसका रुतबा जितना बुलंद होता है, उसकी जिम्मेदारी और कुर्बानियां इस हिसाब से ज्यादा बड़ी होती हैं। तो अब आप एक मर्द होने का सबूत दें, जिसका दर्जा मेरी जैसी औरत से बड़ा है, और अपनी जिम्मेदारी समझते हुए आज से आप इस बिस्तर की कुर्बानी देकर काउच पर सोया करें। और वो जो चेहरे के बदलते रंगों के साथ बुद्धक के कुछ बोलने ही लगा था, आयशा ने झट उसकी बात काट दी। आप यकीनन मेरी जैसी नाकसुल अक्ल मखलूक के मुंह लगना अपनी तौहीन समझते होंगे, तो प्लीज एक्ट विद सम डिग्निटी, थोड़े वकार का मुजाहरा करें और खामोशी से सो जाएं। यकीनन आप भी बहुत थक गए होंगे, एवं थोड़ी ना मिल जाते हैं बड़े दर्जे। हाँ, आखिरी जुमला खुद कलामी के अंदाज में दोहराती वो वाइल को आग लगाकर बड़े इत्मीनान से वापस मुड़ चुकी थी। वो भी फौरन सारे आदाब पर लानत बेचता तेजी से बिस्तर की तरफ बढ़ा और जाकर अपनी जगह बैठ गया। मैं यहीं सोऊंगा, तुम्हें बेड चाहिए तो कहीं और चली जाओ, मगर मैं यहीं सोऊंगा। वो चबा चबा कर बोलते हुए अब अंदर से जरा पुरसकून था। जबरदस्ती तो ये मुझे यहाँ से उठा नहीं सकती, अब खुद ही कोच पे चली जाएगी। ओके चले फाइन। इस पर तो मतलब असर ना हुआ था वाइल की किसी भी हरकत का। मैं नीचे गेस्ट रूम में चली जाती हूँ और इस बात को यकीनी बनाऊंगी कि सुबह जब सब लोग जाग जाएं, मैं तब ही वहां से बाहर निकलूं, सब मुझे वहां से निकलते देख सके। फिर अगर किसी ने मुझसे पूछा कि मैं वहां क्या कर रही थी, तो कह दूंगी आपने कमरे से बाहर निकाल दिया था। वो इत्मीनान से बोलते दरवाजे की सिमत बढ़ी थी जब इस ब्लैक बिल्डिंग पर वाइल की आंखों के हल्के उबल पड़े। वो उछल के बिस्तर से उतरा और उसके सामने आते हुए उसका रास्ता रोक के खड़ा हो गया। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? क्यों तमाशा बनाने पे तुली हो? और जैसे तुम उनको ये बोलोगी और मैं तुम्हारे करतूत उन्हें बताऊंगा, नहीं है? तुम्हें लगता है वो मेरे मुकाबला तुम्हारा यकीन करेंगे? वो चैलेंजिंग अंदाज में उसकी आंखों में आंखें गाड़े पूछ रहा था। बिल्कुल करेंगे।